हेलो, नमस्कार, आदाब और सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाज़िर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण के साथ। आज के विश्व दर्पण में हम बात करेंगे आज से उज़्बेकिस्तान के कैपिटल यानी कि दारुल हुकूमत समरकंद में शुरू होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन यानी कि एससीओ के समिट मीटिंग के बारे में। इस समिट मीटिंग में या इस समिट इजलास में मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमा क्या बातचीत करेंगे, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आपको एससीओ की मुख्तसर तारीख बताएंगे और इसके अलावा ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग में जिसमें के रूस के सदर या रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा ईरान के प्रेसिडेंट या सदर इब्राहिम रईसी भी शामिल हो रहे हैं। उससे क्या उम्मीदें या क्या तवक्कुआत की जा सकती हैं रीजनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फौरन सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हों वो फौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के 22वें एनुअल समिट या सालाना इजलास के बारे में। इस ऑर्गेनाइजेशन का क़याम सन 1996 में शंघाई 5 के नाम से हुआ था, लेकिन उसके बाद में इसके अंदर और एडिशंस होते चले गए और इसको 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। शुरू में इसके सिर्फ 8 मेंबर ममालिक या 8 मुल्क ही इसके मेंबर थे, जिसमें कि चीन, भारत, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल थे। इसके अलावा इस साल के होने वाले समिट में 4 कंट्रीज या 4 मुल्कों को ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पर भी इनवाइट किया गया है और ये हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। इसके अलावा तकरीबन 9 मुल्कों को डायलॉग पार्टनर के तौर पर भी इसमें मदऊ किया गया है या इनवाइट किया गया है, जिसमें शामिल हैं आर्मेनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया, नेपाल, इजिप्ट, कतर और सऊदी अरेबिया। उसके अलावा श्रीलंका और टर्की भी एससीओ के नए डायलॉग पार्टनर्स हैं। इस इजलास की या इस समिट की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि पहली मर्तबा ये इजलास हो रहा है कोविड महामारी के बाद से, जब इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स फेस टू फेस मीटिंग करेंगे एक दूसरे के साथ और रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर तबादला ख्याल करेंगे और साथ ही साथ अपने मुल्कों के लिए और रीजन के लिए नई कोई हिकमत अमली बनाने के बारे में बातचीत करेंगे। इसमें सबसे अहम मुलाकातों में से जो हैं वो शामिल हैं भारत के प्रधानमंत्री की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात, क्योंकि हाल ही में G7 कंट्रीज ने रशियन ऑयल के ऊपर एक प्राइस कैप लगा दिया है, यानी कि रूस अब उस कीमत से ज़्यादा के ऊपर अपना तेल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो पाई है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे या नहीं। दोनों मुल्कों के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन अगर ये मुलाकात होती है तो ये मुलाकात रीजनल कोऑपरेशन बनाने के लिए बहुत अहम साबित हो सकती है, क्योंकि मई 2020 के बाद से जब चीन की फौजों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर दरअंदाजी की थी, उस बाद से भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात मुसलसल खराब होते चले गए। लेकिन अभी हाल ही में पिछले हफ्ते भारत और चीन के फौजी कमांडरों ने अपनी एक मीटिंग में अपनी फौजों को उन क्षेत्रों में वापस जाने के ऊपर सहमति दर्शाई है, जिसमें कि वो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर मौजूद थे मई 2020 में, और ये जगहें हैं गोगरा हाइट्स और हॉट स्प्रिंग्स एरिया के अंदर, यानी कि भारतीय फौजें और चीनी फौजें उसी जगह तैनात रहेंगी जहां पर कि वो मई 2020 में तैनात थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात भी होगी
और उनसे हो सकता है कि चाबहार पोर्ट के बारे में बात हो, साथ ही साथ ईरान के प्रेसिडेंट रईसी प्रधानमंत्री मोदी को ये इशारा भी दे सकते हैं कि ईरान दोबारा से भारत को तेल निर्यात करने के लिए आमादा है, उन्हीं शर्तों पर जैसे कि वो पहले करता था। यानी कि पहले ईरान जब भारत को तेल एक्सपोर्ट करता था तो उसकी पेमेंट वो इंडियन रुपीस में लेता था, ना कि अमेरिकन डॉलर में, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत बड़ी बचत होती थी। और अगर ये एग्रीमेंट दोबारा से दोनों मुल्कों के दरमियान शुरू हो जाता है तो फिर ये दोनों मुल्कों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन ये है कि इस एग्रीमेंट के ऊपर अमेरिका का रुख क्या होगा। इसके अलावा इस इजलास के दौरान या इस समिट के दौरान मुख्तलिफ रीजनल इश्यूज के अलावा इंटरनेशनल इश्यूज पर भी इन मुल्कों के क्या स्टैंडिंग है या क्या व्यू हैं उसके बारे में बातचीत होगी, और ये सब लोग आपस में एक दूसरे से कई अहम इश्यूज के ऊपर तबादला ख्याल करेंगे। इनमें से एक है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC, जिसके जरिए सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के अलावा रूस तक एक ऐसा सड़कों और रेल का जाल बिछाने का मंसूबा है जिससे कि आमदोरफ्त के अलावा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क आसानी से जा सकें। इसके अलावा जो एक और कंट्रोवर्शियल इशू इस समिट के शुरू होने से पहले ही हमारे सामने आया वो ये कि अफगानिस्तान से किसी को भी इस समिट में शिरकत करने के लिए या भाग लेने के लिए आमंत्रित या इनवाइट नहीं किया गया है। इसकी एक वजह शायद ये भी रही है कि कुछ मुल्क चाहते थे कि अफगानिस्तान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को इस समिट के लिए इनवाइट किया जाए या उनको निमंत्रण भेजा जाए, लेकिन कुछ का कहना था कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिप्लोमेटिकली या राजनयिक तौर पर या सफारती तौर के ऊपर जो आलमी क़वानीन या इंटरनेशनल रूल्स हैं और ख़ास तौर से अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशंस के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक अफगानिस्तान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद वो अक़वाम मुत्तहिदा की प्रोस्क्राइब्ड लिस्ट के ऊपर हैं, यानी कि उस लिस्ट पर हैं जिस लिस्ट में इंटरनेशनल ट्रेवल्स के ऊपर उन लोगों पर पाबंदी आयद की गई है। इस वजह से मुल्ला अखुंद को इस इजलास या इस समिट में हम इनवाइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शौकत मिर्ज़ियोयेव ने अपने एक एडिटोरियल आर्टिकल में ये लिखा है कि अफगानिस्तान SCO का और इलाके का एक इंटीग्रल यानी कि एक अहम हिस्सेदार और शरीककार है और हम किसी भी तरीके से अफगानिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान जब वहाँ पे अमन और ज़्यादा कायम हो जाता है तो वो उस दौरान सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के दरमियान एक नया रब्त बनाने के लिए या एक नया कॉरिडोर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो SCO के मेंबर्स हैं उनमें से कुछ मुल्क जैसे कि उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़िस्तान ने अभी भी अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से कॉन्टैक्ट बनाए रखा है और उनका ये कहना है कि अगर हम ये कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देते हैं तो हो सकता है कि अफगानिस्तान में हालात फिर बद से बदतर हो जाए। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शौकत मिर्ज़ियोयेव ने अपने इदारे में ये भी कहा है कि अफगानिस्तान की जो मौजूदा हालात वहाँ पर जो अभी बाढ़ आई थी उसके अलावा वहाँ के अवाम की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके लिए सारे ही रीजनल या इलाकाई मुल्क तशवीश में हैं और वो ये चाहते हैं कि हर तरीके से हर मुमकिन मदद जो है वो अफगानी अवाम तक पहुँचाई जा सके। इसके अलावा यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा उज़्बेकिस्तान में हिंदुस्तान के एम्बेसडर मनीष प्रभात की इस स्टेटमेंट का, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि SCO और ख़ास तौर से भारत अफगानिस्तान के साथ इंगेज करने या उसके साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशों में लगातार लगा हुआ है। और इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि पिछले जुलाई में ही उज़्बेकिस्तान में अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस जो है वो
ऑर्गेनाइज की गई थी कि किस तरीके से रीजनल कंट्रीज अफगानिस्तान की मुख्तलिफ तरीके से इमदाद या मदद कर सकते हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं कि एससीओ के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज और ख़ास तौर से वेस्टर्न मीडिया का क्या नज़रिया है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछली मर्तबा तकरीबन 1 साल पहले जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग ने मुलाकात की थी, तो उस वक्त उन दोनों ने दोनों मुल्कों के दरमियान एक नए एरा या एक नए बाब की शुरुआत की बात की थी और ये कहा था कि हमारी दोस्ती की कोई हदें नहीं है। और उस मीटिंग के सिर्फ 3 हफ्ते के बाद ही रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। उसके बाद से जिस तरीके से चीन ने रूस की हिमायत की है वो दोनों मुल्कों की दोस्ती की एक ख़ास वजह है, लेकिन उसके साथ ही साथ वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स का ये भी मानना है कि अगर जिस तरीके से अभी हाल के अरसे में रूसी फौजें यूक्रेन में पसपा हो रही हैं या हार रही हैं और उन्होंने वो बहुत सारा इलाका जो कि उन्होंने पिछले 6 महीने में जीता था वो पिछले 15 दिनों में यूक्रेन की फौज ने वापस अपने कब्जे में ले लिया है, उससे जाहिर है कि रूस हो सकता है ये जंग हार जाए। और अगर रूस ये जंग हार जाता है तो फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रूस चाइना रिलेशनशिप पर ज़रूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से चीन ने अभी तक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या बायलैटरली भी रूस के हमले की मजम्मत नहीं की है और वो रूस के साथ खड़ा है, लेकिन उसके साथ ही साथ वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स का कहना है कि हमें इन दोनों मुल्कों के इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर भी नज़र रखनी है और उसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन पर भी नज़र रखनी है, क्योंकि जो असल सूरत हाल है उसके मुताबिक अभी तक चीन रूस से हथियार खरीदता था, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी बनती चली जा रही है कि रूस यूक्रेन में जारी जंग की वजह से रूस इस पोजीशन में नहीं है कि वो ज़्यादा हथियार चीन को भेज सके और हो सकता है कि शायद ये पूरी बाजी पलट जाए और अब चीन रूस को हथियार भेजना शुरू कर दे। यहाँ पर मैं चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक एडिटोरियल का भी जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें अखबार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन वॉर के ऊपर भारत का अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अपनाया है और उसे कामयाबी के साथ लेके चले हैं, वो चीन के पॉलिटिशियंस और ख़ास तौर से चीन के सदर शी जिनपिंग के लिए एक सबक होना चाहिए। क्योंकि अब से महज 2 महीने के बाद ही यानी कि नवंबर के महीने में शी जिनपिंग तीसरी मर्तबा चीन के प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शंस करा रहे हैं और अगर वो इन इलेक्शंस में जीत पाते हैं या फतेहयाब होते हैं तो वो पहले चाइनीज प्रेसिडेंट होंगे जो कि तीसरी मर्तबा इस ओहदे पर फायज हुए हैं। इसलिए अखबार का कहना है कि शी जिनपिंग को उस तरीके से चीन की फॉरेन पॉलिसी को चलाना चाहिए जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक इंडिपेंडेंट या आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी चलाई और वो किसी भी वेस्टर्न झुकाव में या दबाव में नहीं आए। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और आपको बताता चलूँ कि जैसा कि हमने विश्व दर्पण के पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि हिंदुस्तान ने अमेरिका की अगुवाई में शुरू किए गए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम फॉर पार्टनरशिप यानी आईपीएफ के ट्रेड और डिजिटल इकोनॉमी पिलर में शामिल ना होने का ऐलान किया था, उससे साफ जाहिर है कि इस वक्त भारत किसी भी वेस्टर्न दबाव में नहीं है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ समिट में जाने का इरादा किया है और जिस तरीके से वो वहाँ पर अपने हम मनसबों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि भारत इस वक्त किसी भी वेस्टर्न और ख़ास तौर से अमेरिकी दबाव में नहीं आ रहा है। और चीन के ऑब्जर्वर्स का कहना है कि चीन को भी इसी तरीके से अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए और किसी भी कंट्री या किसी भी रीजनल अलायंस के ऊपर उसको ज़्यादा इन्हिसार नहीं करना चाहिए।
हम इस खबर पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे और एससीओ मीटिंग में आखिर में स्टेटमेंट के ज़रिए या कम्युनिके के ज़रिए या मुख्तलिफ मुलाकातों में क्या हुआ, हम आपको आने वाले प्रोग्राम्स में बताते रहेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपनी राय से आगाह कराते रहें। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।